दोस्तों नमस्कार। न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालत जितने भी हैं, यानी इन सब के अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, इनके बारे में ये एमसीक्यू है और ये लास्ट एमसीक्यू है न्यायपालिका का। इससे पूर्व 3 एमसीक्यू बन चुका है। आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर उन सारे एमसीक्यू को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट है और न्यायपालिका संबंधित ये लास्ट एमसीक्यू है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने का अधिकार है। तो अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को स्थानांतरण करना चाहे तो किसके पास ये अधिकार है? दोस्तों याद रखेंगे, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से ये उसे अधिकार प्राप्त है और स्थानांतरण किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन दिया जाता है। दोस्तों अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो मासिक वेतन है वो 2.5 लाख है। ठीक है, 2.5 लाख है। अगर और इसी न्यायालय का यानी कहने का मतलब उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की जो वेतन है वो 2,25,000 है। और जो वेतन के बारे में जो दिया हुआ है अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 221 के तहत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन का जिक्र करता है। दोस्तों याद रखेंगे 2.5 लाख और 2.25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है, यानी जो उनकी स्वतंत्रता है उसको प्रभावित कर सकता है। कैसे प्रभावित कर सकता है? न्यायाधीशों का उनकी सहमति के बिना हस्तांतरण। ठीक है, यानी अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को की स्वतंत्रता चाहते हैं तो आप उसे स्थानांतरण जरूर कीजिए, लेकिन उसकी सहमति से हस्तांतरण कीजिए। बिना सहमति के हस्तांतरण ना किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग। दोस्तों पहले सरकारीय आयोग के बारे में जान लेंगे। ठीक है, सरकारीय आयोग है क्या? तो सरकारीय आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था जून 1983 में। दोस्तों याद रखेंगे, जून 1983 में इसकी गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष का नाम है रंजीत सिंह सरकारिया। ऐसे इसको कार्य दिया गया था। केंद्र राज्य संबंध के बारे में कार्य है कि केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताइए, कैसे इसको सुदृढ़ किया जाए, अच्छा बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सरकारीय आयोग ने सिफारिश की है। क्या सिफारिश किए थे? तो सिफारिश इसने यही किए थे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उनकी सहमति के बिना स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। यानी अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की स्थानांतरण ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसकी सहमति आवश्यक है, सहमति लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में जो उच्चतम न्यायालय के अपना अधिकार है, तो इसमें क्या होता है? ई ऑप्शन दे रखा हुआ है, भारत सरकार और 1 या अधिक राज्यों के बीच। ठीक है, दूसरा कहता है 2 या अधिक राज्यों के बीच। सी कहता है एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरे और 1 से अधिक अन्य राज्यों के बीच। ठीक है, तो अगर इस तरह की बात हो तो ये क्षेत्राधिकार के रूप में, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के रूप में उपरोक्त में सभी होगा, यानी सभी इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति का प्रावधान है। ये जो ऑप्शन दे रखा हुआ है सभी नियुक्ति हो सकता है, उपरोक्त में सभी। अब देखिए दोस्तों याद रखेंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति का जो अनुच्छेद है वो है आपका 126। ठीक है, 126 के तहत में आप नियुक्ति कर सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति की बात करते हैं वो है 127 और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो है 128। आर्टिकल है ये, सबके आधार पर आप नियुक्ति कर सकते हैं या किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1986 के अधिनियम के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या है। देखिए ये पीछे पूछा जा रहा है, 1986 की बात किया जा रहा है। अगर उस समय देखा जाए तो उस समय कितना न्यायाधीश हमारे पास
हुआ करता था, यानी उच्च न्यायालय में हुआ करता था। तो उस समय हमारे पास जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो था 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 था। तो 25 में क्या था कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश संख्या 25 था, यानी कुल मिलाकर उस समय 26 न्यायाधीश हुआ करता था। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो अभी मेरे पास 33 प्लस 1 यानी कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश है जो सर्वोच्च न्यायालय में है। वर्तमान के परिदृश्य में 34 न्यायाधीश है मुख्य न्यायाधीश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? दोस्तों, एकमात्र इस तरह का न्यायाधीश हुए जो कार्यकारी राष्ट्रपति तौर पर काम किए, वो हैं एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्विचार की अवधारणा आधारित है, तो आधारित है विधि के शासन पर। ठीक है, विधि के शासन पर न्यायिक पुनर्विचार की अवधारणा आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य न्यायिक पुनरीक्षा की सही परिभाषा करता है? ठीक है, तो इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें जो आपको डी ऑप्शन दे रखा हुआ है, न्यायालयों द्वारा विधि की वैधता, यही इसका सही तरीके से परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है? किस मामला है, कौन सी मामला, ये मामले आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर। किस मामले में कहा गया कि मूल अधिकारों का सिद्धांत को नहीं बदला जा सकेगा? अनुच्छेद 368 के अनुसार। तो आपको ये सही आंसर है सी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में ऐसा कहा गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे की सिद्धांत प्रतिपादित किया। मैं अभी पिछला वीडियो में बताया कुछ कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 1973 में केशवानंद भारती के मामले में ऐसा हुआ था। उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री कार्यक्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? दोस्तों, मैं बता चुका हूँ, परामर्शदात्री के रूप में अनुच्छेद 143 के तहत में राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। तो इसमें कौन सा वक्तव्य सही है आपसे पूछा जा रहा है, तो वक्तव्य सही ढूंढना है आपको। तो देखिए इसमें क्या क्या आपको पहले पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति कानून अथवा तथ्य से संबंधित किसी भी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकते हैं। ठीक है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है कि यदि उच्चतम न्यायालय से कोई राय मांगी जाती है तो उसे वह राय देना अनिवार्य है? ऐसा बात नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो राय नहीं भी दे सकते हैं। नेक्स्ट कहता है, यानी 3 में कहता है, यदि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर कोई परामर्श देता है तो 42वें संविधान संशोधन के बाद से इसे परामर्श को मानना अनिवार्य है, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी 1 सही है और 4 लास्ट में देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री कार्यक्षेत्र का प्रयोग उन विवादों में भी किया जा सकता है जो संविधान पूर्व संधियों के हवाले से उत्पन्न होता है। दोस्तों, इस तरह की क्वेश्चन में पिछला वीडियो में क्या कर चुके हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो को भी देखेंगे और ये भी आपका सही है, यानी 1 और 4 सही है, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश की वरिष्ठता के क्रम की उपेक्षा कर जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? ठीक है, यानी दोस्तों याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में एक परंपरागत रीति रिवाज है कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही उस न्यायालय का मुख्य जज बनेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। लेकिन इसमें 1977 में ऐसा क्या मामला, कौन मतलब ऐसे थे जो वरिष्ठता के क्रम का उपेक्षा रखते हुए जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था? तो वैसे का शिकार होने वाले व्यक्ति हैं ये श्री HR खन्ना। नेक्स्ट है,
किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। यानी कोई भी किसी भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। तो यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे, राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगे कि यदि वह राष्ट्रपति की निगाह में परंपरागत विधिवेत्ता हो तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पदच्युत करने में सबसे प्रमुख भूमिका है, यानी सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? संसद की रहती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, जिसमें संसद की प्रमुख भूमिका रहती है। दो वर्ड है यहाँ पर देखिए, एक सिद्ध कदाचार और दूसरा असमर्थता। ठीक है, अगर संसद चाहे तो प्रमुख भूमिका निभाती है और उसे हटा भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति द्वारा परामर्श किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा परामर्श किससे लेते हैं? दोस्तों याद रखेंगे, एक कोलेजियम सिस्टम है, उसी से परामर्श लेते हैं। एक चयन समिति से जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होती हैं। ये कोलेजियम सिस्टम है, एक मुख्य न्यायाधीश, उसके अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। इसी से परामर्श लेकर किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें आपको गलत चुनना है। ठीक है, तो देखिए, ये कहता है न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत में संविधान की कार्यपालिका को निरपेक्ष शक्ति प्रदान किया गया है। यही गलत है, बाकी जितना भी है सब सही है। इसको आप लोग सही से पढ़ लेंगे, आराम से रोक के पढ़ लेंगे और आपको लगेगा बाकी एक ही जो गलत था, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको सही ढूंढना है। तो देखिए, सही आपका बी है। संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किया सकती है। यानी कहने का मतलब है, संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश बनेंगे या न्यायाधिपति बनेंगे। ठीक है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि परंपरा चल गई है कि वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बनाए जाएंगे। ठीक है, ये एक परंपरा तौर पर चला गया है। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यानी इसमें आपको गलत छांटना है। दोस्तों इसमें याद रखेंगे, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, डी, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की राष्ट्रपति की शक्ति एक वास्तविक शक्ति है और इस मामले में वो मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों याद रखेंगे, उसकी वास्तविक शक्ति नहीं है। पहली बात तो नहीं है राष्ट्रपति के पास, क्योंकि कोलेजियम सिस्टम है। कोलेजियम सिस्टम जो जिसे कहा जाएगा कि इसे आप न्यायाधीश बनाएंगे, वो न्यायाधीश बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह भी मानना पड़ता है। ठीक है, बाध्य नहीं है, बल्कि बाध्य है, मानना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका का कार्य है, क्या कार्य है? न्यायपालिका का कार्य है कि कानूनों की व्याख्या करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों के चयन का श्रेष्ठ तरीका है, क्या तरीका सबसे श्रेष्ठ है? तो श्रेष्ठ तरीका है कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? ठीक है, इस समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में न्यूनतम संख्या निर्धारित है। किसके बारे में कहा जा रहा है कि न्यायाधीश के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में ये कहा जाता है कि न्यूनतम संख्या निर्धारित है लेकिन अधिकतम नहीं है। दोस्तों आप जब हमारे देश आज़ाद हुए, इसके बाद जब पहली बार जो न्यायाधीश के बारे में आया कि कितने न्यायाधीश होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में जो न्यायाधीश की संख्या थी वो 8 थी, यानी 1 + 7। तो न्यूनतम तो है लेकिन अधिकतम कहाँ तक जा सकता है इसके बारे में कुछ भी नहीं है, जबकि आपको पता है अभी 1 +
1933 की हालात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है, क्यों कहा गया है संरक्षक तौर पर? तो संरक्षक इसलिए कहा गया है कि इसे संविधान के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में अंतिम निर्णय देने की प्राधिकार है। ठीक है, अगर संविधान का उपबंध के बारे में कोई व्याख्या किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही उसका अंतिम निर्णय देते हैं। यही उसके पास सबसे बड़ा संरक्षक के तौर में, संविधान के संरक्षक के तौर पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अपील अधिकार क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो वो है, देखिए 1 नंबर में दे रखा हुआ है, सिविल, आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमे की अपील। ये सब का सब उसके पास अपील अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। तो क्या भिन्न है, यानी हमारे न्यायालय और यूएसए के न्यायालय से क्या भिन्न है? तो भिन्न के रूप में आपके पास है या हमारे पास है सलाहकार की भूमिका, जो आपको बार में बोल रहा हूँ कि 143 के तहत में सलाहकार की भूमिका के तौर पर है। राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं। यही दोनों न्यायालयों में भिन्न है, यानी हमारा न्यायालय और अमेरिका के न्यायालय से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय की निम्न में से कौन सी मुख्य अधिकारिताएं है? तो देखिए, कोई भी न्यायालय होंगे, ये उच्च न्यायालय हैं, चाहे किसी राज्य में हो, तो इसमें कौन सा उसका मुख्य अधिकारिता क्षेत्र में है? तो दोस्तों सिर्फ इतना याद रखेंगे, इसे छोड़कर ये सारे अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, यानी 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा, और ये इसका अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो यानी इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3। और न्यायपालिका के संबंधित टॉपिक में ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, 116 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? सही चुनना है आपको। तो इसमें देखिएगा, इसको आप देखेंगे, पहला 1 में कहता है, इसे भारत के भीतर किसी भी न्यायालय के न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील पर विचार करने का अधिकार है। ठीक है, ये कहता है। दूसरा कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित किसी भी विधि या तथ्य के प्रश्न पर इसे परामर्श मत देने का अधिकार है। तीसरा कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद के मतदान के अधीन है। और चौथा है, इसकी अधिकारिता भारत के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। तो इसका सही आंसर आपका होगा सी, यानी 2 और 4 सही है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ये 3 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद में मतदान का अधीन है। ये मतदान संसद के अंदर में आप नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, यानी इसका आंसर 2 और 3। दोस्तों आप लोग ध्यान इस बात का रखेंगे कि मैंने न्यायपालिका संबंधित 1 से लेकर 116 क्वेश्चन में कराया, और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप सही से चारों वीडियो को देखेंगे तो हमें लगता है कि न्यायपालिका संबंधित कोई भी क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी पूछे, बीपीएससी पूछे, आपसे नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों आप लोग सही से देखेंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक ज़रूर करेंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक्स और कमेंट भी साथ में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।